लेकिन जब एरिस्टोटल अपने थ्योरी को, इस थ्योरी तो दे दी उन्होंने, 4 कॉज भी दे दिए, कॉज की डेफिनेशन भी दे दी, कॉज में और रीज़न में अंतर भी बता दिया, रियलिटी और एग्जिस्टेंस में भी अंतर बता दिया कि इस पर विचार करते रहो। लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ को फिर एक्सपेंड करना शुरू किया एरिस्टोटल ने, और एक्सपेंड करते करते उनके मन में यह आया कि जो फाइनल कॉज है वो फाइनल कॉज ही तो एफिशिएंसी लाता है। अगर चीज़ें वैसी स्थिर हैं जैसी कि हमारे इडियटिक्स मानते थे कि मोशन तो है ही नहीं दुनिया में, ख़ास तौर से जिन्हों ने कहा कि रैशनली एक्सप्लेन करो तो मोशन एक्सप्लेन नहीं होता, लॉजिकली मोशन एक्सप्लेन नहीं होता, ये तो आँखों का धोखा है, आँखें जो हैं इसलिए हमें मोशन दिखाई देता है, मोशन है ही नहीं। तो इसने कहा सारी चीज़ की दिक्कत ये है कि उनको फाइनल कॉज का पता नहीं था। ये आइडिया जो है फाइनल कॉज नहीं है, आइडियाज़ तो वो हैं जो फाइनल कॉज बनना चाहते हैं, बिकमिंग। ये जो बिकमिंग है, बीइंग जो है वो बिकमिंग बीइंग की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा फाइनल शेप लेने के लिए हर एक आदमी, दुनिया की हर चीज़ अपनी फाइनलिटी को पहुंचना चाहती है। कंप्लीशन क्या होगी, मेरा फाइनल रूप क्या होगा, उस फाइनल की तरफ सारी दुनिया जा रही है। जब ये दुनिया फाइनल पर पहुंच जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, इसको कोई ज़रूरत नहीं मूवमेंट की। तो जो फाइनल चीज़ है उसे क्या ज़रूरत है मूवमेंट की। तो उन्होंने कहा लेकिन फाइनल कॉज क्या करती है, वो जो मैटर है उसको प्रेरित करती है, मैटर को कि कुछ बनो, उसकी वजह से मोशन आता है सारा, एफिशिएंट कॉज उसमें। तो प्लेटो ने, जब ये एरिस्टोटल थे, इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया अपनी चीज़ को एक्सप्लेन, तो इनको लगा कि फाइनल कॉज ही एफिशिएंट कॉज है। वो फाइनल कॉज ही तो मोशन लाता है। अगर चीज़ें फाइनल कॉज की तरफ ना जाना चाहें तो ज़हनों की तरह परमानेंट हो जाएंगी सारी चीज़ें, परमानेंट आइडियाज़ की तरह से शाश्वत हो जाएंगी सारी चीज़ें, और मोशन जो है वो तो हमारी आंखों का धोखा हो जाएगा। लेकिन अगर सब चीज़ इस तरफ जा रही हैं, फाइनल की तरफ जा रही हैं सारी चीज़ें, तो फाइनल कॉज ही वो एनर्जी लाता है जिससे कि उनके अंदर मूवमेंट आए। चेंज क्यों आती है? क्योंकि चीज़ें महसूस करती हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं, कुर्सियाँ महसूस करती हैं कि हम इम्परफेक्ट हैं, तो हर कुर्सी ये कोशिश कर रही है कि कोई परफेक्ट कुर्सी बन जाए। फिर एक फर्नीचर वाला आता है, नहीं तुम्हारी कुर्सी में ये कमी है, मैं इसको पूरा करके एक अच्छी कुर्सी बनाऊंगा। तो उसने इस कुर्सी का नाम सोफ़ा रख दिया, बहुत बढ़िया चीज़ बन दी सोफ़ा। अब उस सोफ़े में एक आदमी आया, उसने कहा इस सोफ़े में ये कमी रह गई, मैं इसको इस तरह करूँगा तो सोफ़ा ऐसा बन जाएगा। तो परफेक्शन की तरफ जो जा रही हैं वही लोगों को मूव करती हैं। सारी मूवमेंट का कारण ही फाइनल कॉज है, और फाइनल कॉज ऐसा है जो हर चीज़ में है, नेचर में अनकॉन्शियसली है, और आदमी की ह्यूमन वर्ल्ड में कॉन्शियसली है। सारी नेचर भी परफेक्शन की तरफ जा रही है। जहाँ जहाँ इम्परफेक्शन आती है, नेचर उसको एलिमिनेट करती चली जाती है और परफेक्शन की तरफ। तो इसलिए एरिस्टोटल को बाद में लगा कि फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज तो एक ही चीज़ है। फाइनल कॉज ही जब अपने आप को एक्चुअलाइज करना चाहता है तो एक मैकेनिज्म चाहिए उसे, कैसे करूं, उस मैकेनिज्म का नाम हमने रख दिया एफिशिएंट कॉज। तो ये तो मैकेनिज्म है उस फाइनल की तरफ जाने का, तो इसको रिड्यूस कर दिया। आगे जाकर एरिस्टोटल ने रिड्यूस कर दिया कि फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज एक ही चीज़ है। फिर उन्होंने कहा फाइनल कॉज जो है वो है क्या, परफेक्ट फॉर्म जो आइडियाज़ हैं प्लेटो वाले, वो फाइनल कॉज हैं। तो उस फाइनल कॉज की तरफ जब जाने की कोशिश करते हैं तो हमें जब तक पता ही नहीं कि फाइनल कॉज है क्या, उसकी तरफ कैसे जाएंगे। हमें पता ही नहीं कि मिट्टी का फाइनल कॉज घड़ा है। अब फाइनल कॉज रिलेटिव होता है, यूँ होता है कि जैसे कुर्सी है उसका कारण है पेड़, लेकिन पेड़ का कारण है लकड़ी। तो ये रिलेटिव हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ से कौन कौन सी फॉर्म बननी है। हमें जब फाइनल कॉज की तरफ हर चीज़ को जाना है
तो पहले सोचना पड़ता है कि फाइनल कॉज में फॉर्म क्या होगी, और वो फॉर्म जो है वो ऐसी होगी जो यूनिवर्सल होगी। आदर्श घोड़ा जो है वो ऐसा होगा, यूनिवर्सल घोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा जो फॉर्म है, सारी चीज़ आकर के रिड्यूस हो जाती है फॉर्म में। तो अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने सारा डिस्कशन एक एक कॉज का डिस्कशन करते करते उन्होंने कहा कि ये सारे कॉज हैं, इनको रिड्यूस किया जा सकता है सिर्फ दो चीज़ों में, फॉर्म और मैटर। ये चार कॉज जो है इनको धीरे धीरे रिड्यूस करो तो एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज, ये सब फॉर्मल कॉज में है। कौन सी फॉर्म लेना चाहता है चीज़, वही उसका फाइनल रूप है। तो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो फॉर्मल कॉज है वो फाइनल कॉज के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो किसी चीज़ की जो आदर्श रूप है, आदर्श वो ही उसका फाइनल कॉज है। और ये फाइनल कॉज ही प्रेरित करता है अपने एंटीसीडेंट कॉज को, क्योंकि ये फाइनल कॉज रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न प्रेरित करता है कुछ मैकेनिज़्म को कि इस मैकेनिज़्म को चीज़ करो। और पेड़ जब उस मैकेनिज़्म को, बीज में जब वो मैकेनिज़्म सारा आ जाता है कि कहीं से पानी मिल जाता है जड़ों को, कहीं से खाद मिल जाती है, तो वो एक्चुअल बना। तो एक्चुअलिटी जो है रियल है, और ये सारी चीज़ें पोटेंशियलिटी कहलाती हैं। तो उसने सारी चीज़ों को रिड्यूस करके कर दिया कि समथिंग इज़ पोटेंशियल दैट वांट्स टू एक्चुअलाइज इटसेल्फ। एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी, जब एक्चुअलिटी हमारा पक्का रियल बन करके आ जाती है। अब अब एरिस्टोटल के पास दो ही चीज़ें रह गई, चार को रिड्यूस करके दो में ले आए। इनको भी सोचते थे कि किसी तरह से सिंगल कॉज ढूंढ लूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने देखा कि फॉर्म और मैटर इरिड्यूसिबल हैं। मैटर फॉर्म नहीं बन सकता और फॉर्म मैटर नहीं बन सकती। तो उन्होंने कहा ये दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। सारी दुनिया को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो और सारी दुनिया का देखना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें रखनी पड़ेंगी, फॉर्म एंड मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर ये नहीं जो हम चीज़ें देख रहे हैं, और फॉर्म तो हमें दिखाई नहीं देती, फॉर्म तो थॉट ही थॉट है। तो उसने कहा हम मैटर को क्या और फॉर्म को क्या देखें? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जब भी जाएंगे कहीं भी, आपको फॉर्मलेस मैटर कहीं नहीं मिलेगा, और जो फॉर्म है वो मैटर के थ्रू ही एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं कर सकती। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि रियलिटी जो है यूनिवर्सल इन पर्टिकुलर है। तो उसने कहा कि फॉर्म और मैटर इनसेपरेबल हैं जहाँ तक एग्जिस्टेंस का सवाल है, लेकिन जहाँ तक थॉट का सवाल है तो जैसे एक वेव होती है और वाटर होता है, तो वाटर को और वेव को एग्जिस्टेंशियली अलग नहीं किया जा सकता। एग्जिस्टेंशियली फॉर्म को और मैटर को अलग नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया में जितना भी मैटर मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा मैटर, वो फॉर्म मैटर मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। इसी तरह से फॉर्म है कि बिना मैटर के वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते कहीं भी। वाइटनेस जो एग्जिस्ट करेगी वो वाइट थिंग्स के थ्रू करेगी। स्वीटनेस जो एग्जिस्ट करेगी वो स्वीट मिठाइयों के थ्रू एग्जिस्ट करेगी। स्वीटनेस अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। येलोनेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो किसी येलो थिंग के करेगी थ्रू। तो फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एग्जिस्टेंशियली इनसेपरेबल है। लेकिन थॉट में, थिंकिंग में हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो प्लेटो, एरिस्टोटल ने कहा जब हम अलग अलग थॉट के लिए मान रहे थे, विचार के लिए। अब ये बड़ी अच्छी बात है, ये बात हमारे यहाँ भारत में भी है। भारत में गिरा अर्थ जल बीच जिमी, कहिए भिन्न अभिन्न, ये दोनों चीज़ें अभिन्न हैं, लेकिन लैंग्वेज में इन दोनों को हम अलग अलग कहते हैं। गिरा अर्थ, शब्द अलग है, अर्थ अलग चीज़ है। ये शब्द है, ये उसका अर्थ है, लेकिन शब्द से अर्थ को अलग किया ही नहीं जा सकता। तो एग्जिस्टेंशियली शब्द और अर्थ एक ही चीज़ है, लेकिन थिंकिंग के लिए एक अर्थ क्या होता है और शब्द क्या होता है, लॉजिकली हम इनको विचार के लिए अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दी वही जो एरिस्टोटल ने दी है कि वेव और वाटर की। यहाँ भी दी है कि जरा रथ जल बीच जिमी,
जल के अंदर लहर जिस तरह होती है, इनको आप एग्जिस्टेंशियली अलग नहीं कर सकते, लेकिन थिंक के लिए आप कहेंगे लहर क्या होती है, लहर कैसे उठती है, और जल क्या होता है अलग अलग। तो ये चीज़ें एग्जिस्टेंशियली अलग नहीं किया सकती मैटर को। लेकिन मैटर क्या है? मैटर वो है, उन्होंने कहा कि मैटर वो है जिसके अंदर फॉर्म इनहियर हो सकती है, जिसके ऊपर फॉर्म जो है एक्चुअलाइज करने के लिए आ सकती है। जिस चीज़ के अंदर भी कुछ बनने की शक्ति है वो मैटर है। मैटर जो है चेंजेबल है, मैटर मेलेबल है, उसको किया भी जा घोला जा सकता है, बदला जा सकता है किसी तरह। तो जो फॉर्म को ग्रहण करने की जिसमें शक्ति है, इन्होंने कहा ये भौतिक मैटर को हम मैटर नहीं मानते। एनीथिंग जिसके अंदर शक्ति हो वो कहलाएगा मैटर। तो कहते हैं मैटर क्या है? पोटेंशियलिटी, प्योर पोटेंशियलिटी इज़ मैटर। मैटर इज़ द पोटेंशियलिटी फॉर गेटिंग द फॉर्म्स इन हियर इन देम। और फॉर्म क्या है? उन्होंने कहा फॉर्म एक्चुअल रूप है उस मैटर का। मैटर दुनिया के अंदर क्या बनना चाहता है? तो बहुत सारे आदमियों ने कहा कि फॉर्म तो एग्जिस्ट कर जाती हैं बिना मैटर के। कहते ज्योमेट्री में ट्रायंगल है, स्क्वायर है, उन्होंने कहा ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये थॉट में कर सकते हैं। आपने कागज़ पे एग्जिस्ट करा दिया, कागज़ इज नॉट द स्पेस, रियल स्पेस नहीं है वो। आपको ट्रेंगुलर ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, कहीं दुनिया में ट्रायंगल नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी ट्रायंगल? आप भवन वहाँ हेवन में जाओगे तब भी नहीं मिलेगी ट्रायंगल। तो कहते ट्रायंगल फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना मैटर के। तो फॉर्म और मैटर दोनों, तो फॉर्म इज़ एक्चुअलिटी। जब कोई चीज़ अपना एक्चुअल रूप ले लेती है तो वो दुनिया की वस्तु कहलाने लगती है, एग्जिस्टेंस वस्तु। और जब वो पोटेंशियलिटी रहती है तो वो मैटर कहलाती है। तो अरिस्टोटल ने दोनों को इस तरह कर दिया कि थिंकिंग के लिए तो मैटर और फॉर्म अलग अलग हैं। अब ये फॉर्म जो है इसको तो सिर्फ थॉट रीजन ही देख सकता है, फॉर्म को आंखें नहीं देख सकती। तो हम इनको अलग कर सकते हैं थिंकिंग के लिए। तो अब अरिस्टोटल जो हैं वो सारी अपनी इतना मेहनत करने के बाद अपने गुरु की जो थ्योरी थी आइडियाज़ की, उसको उन्होंने इतना क्रिटिसाइज़ किया था, लौट लाट के वहीं आ गए कि फॉर्म रैशनल हैं, रीज़न से जाने सकती है। तो ये जो समस्या प्लेटो ने उठाई थी रीज़न और परसेप्शन में, सेंस एक्सपीरियंस में और रीज़न में, रैशनल नॉलेज और सेंसस नॉलेज में, एरिस्टोटल ने उसको और पक्का कर दिया। नॉलेज के दो रास्ते जो हो सकते हैं इसने बिल्कुल सेपरेट करके दिखा दिए कि रैशनल ही रहेगा। जिस प्लेटो की थ्योरी को आइडिया को मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहता था, अंत में मुझे मजबूर होकर वहीं आना पड़ा कि जो रैशनल है वो कभी सेंसस नहीं हो सकती और जो सेंसस है कभी रैशनल नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ये भी अलग कर दिया, इन्होंने दो हिस्से कर दिए। सारी थ्योरी जितनी भी है, जैसे कि वाइट हेड ने लिखा है कि सारी सब्सिक्वेंट थ्योरी वो प्लेटो के फुटनोट ही हैं। ये समस्याएं प्लेटो ने हल्की हल्की उठाई थी, एरिस्टोटल ने उन्हीं समस्याओं को बहुत दृढ़ आधारों पर, क्योंकि मास्टर ऑफ टर्मिनोलॉजी है, इन्होंने खड़ा कर दिया।